जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे 7th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें से हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को पहले पढ़ रहे हैं। आज हम 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के बेस पर, वो भी हम क्लास के दौरान ही बात करते चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 5th चैप्टर का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। तो हम इससे पहले के चैप्टर में राज्यों के उत्थान मतलब कि राज्य कैसे बने और कैसे उनका पतन भी हो गया, ये सब चीजों के बारे में पढ़े। इसके साथ ही अब राज्य बन रहे हैं, तो ऐसा है नहीं कि बाकी चीजें नहीं चल रही थी। राज्य के अंदर कई सारे शिल्पकारी थे, दस्तकारी थे, जो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। आपको पता होगा कि हमारा जो समाज है आज भी वर्ण के नियमानुसार अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। तो यहाँ पर तो अभी नॉर्मल चीजें हैं, आपको केवल पढ़ते जाना है, समझते जाना है। बाकी एग्जाम के हिसाब से अभी कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अब हम जनजातीय समाज के बारे में देखने वाले हैं। अलबत्ता दूसरे शहर के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातियां कहा जाता रहा है। मतलब ये है कि उस टाइम पर ब्राह्मणों ने जो वर्ण जातियां बांट रखी थी कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है। इसके अलावा भी समाज में ऐसे लोग रहे हैं जो इन नियमों को नहीं मानते थे। उन लोगों को जनजातियां कहा गया, उनके अपने नियम थे। उसमें कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, तो कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। तो यहाँ पर खानाबदोश क्या होता है? जो एक जगह रहे, फिर उसके बाद उसका काम पूरा होता है दूसरी जगह चले जाए, तो यहाँ पर उन्हें ही खानाबदोश कहा गया। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। तो जो खानाबदोश थे, जनजाति थे, अपने हिसाब से चलते थे, उनके अपने नियम कानून थे, किसी और के नियम कानून वो नहीं मानते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज के साथ साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। तो कई बार जो जाति विभाजन कर रखे थे ब्राह्मणों ने, उन लोगों के साथ यहाँ पर इन जनजातियों के टकराहट भी होता था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने नियम कानून बचाए रखे। यहाँ पर ये बात कही गई है। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपने विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। जनजातीय लोग कौन थे, ये नया टॉपिक है। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक या फिर मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। वाचिक मतलब बोल के या मुंह से जो बोलते थे, उन परंपराओं को वो संरक्षण देते थे।
ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जब इतिहास लिखते हैं तो केवल अभिलेख, चित्र, इन सब स्रोतों का यूज नहीं किया जाता। एक इतिहास होता है जहां पर जैसे कि जो जनजातियां थी उस टाइम पर, तो वो लोग क्या करते थे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी अपनी बातें बताते थे कि पहले क्या चलता था, और वो चलते चलते आज तक भी पहुंच गया है। तो जो इतिहासकार हैं उन वाचिकों से मिलते हैं, क्या इतिहास रहा है पूछते हैं, और उसके बाद इतिहास लिखते हैं। वही बात यहाँ पे बताई गई है। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, पंजाब, ये आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। गक्खर जनजाति, उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो कमाल खान गक्खर बादशाह अकबर के टाइम पर मनसबदार बने, तो गक्खर जनजाति थी, ये भी ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो लंगा और अरगुन ये जनजातियां हैं, इन लोगों का भी अपना प्रभुत्व रहा है। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। तो ये बलोच जनजाति को भी याद रखना है। उत्तर पश्चिम वाले एरिया में ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। पश्चिम हिमालय में गड्डी गडरिया, ये याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो नागा अहोम तो आज भी है, तो ये याद रखना है आपको। दिशा याद रखना है, साथ में वहां पर कौन सी जाति है, जनजाति है, ये याद रखना है। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो ये चेर सरदार शाहियों का उदय बिहार झारखंड वाले एरिया में 12वीं सदी के टाइम पर। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। सेनापति राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। इसके बाद औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। तो जो चेर जनजाति थे सीधे औरंगजेब के टाइम पर औरंगजेब के अधीन होते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो मुंडा और संथाल जनजाति भी ये रहते थे, उड़ीसा और बंगाल में भी मुंडा जनजाति पाए गए थे। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको हम बताते गए हैं। इसके बाद है यहाँ पर बताया गया है कुल, ये क्या चीज होता है। तो परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। तो ये आपके एग्जाम में कहीं पर शॉर्ट में पूछता है, उसके लिए है। इसके बाद है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां, कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। तो जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां रही हैं, वहां पर कोली जनजाति, बेराद जनजातियां, इसके अलावा और दूसरी जनजातियां रहती थी। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पर मध्यकाल में कौन कौन सी जनजातियां थी, उनका नाम क्या था। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। तो दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़, इन जनजातियों के नाम थोड़ा सा आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहार और यहाँ की जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। गोंड जनजाति भीलों की जनजाति ये आज भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
इसके बाद है खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे, ये टॉपिक है। तो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे और उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहार गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। तो यहाँ पर जो खानाबदोश थे उस टाइम पर क्या काम करते थे इसके बारे में बताया गया, तो थोड़ा सा नॉलेज रखिए इसके बारे में भी। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे, मतलब कि अपने जानवरों से घी, तेल, दूध, दही तो लेते ही थे, साथ में सामान ढुलाई का भी काम करते थे। तो खानाबदोश के बारे में यहाँ पर एक इमेज भी दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। तो मध्य एशिया से जो मेवा था उनको खरीदा जाता था ऊंट में, और फिर उसके बाद जैसे ही इंडिया पहुंचता था तो जो यहाँ के बंजारे और व्यापारी थे उन्हें खरीद करके जो स्थानीय बाजार थे वहां तक पहुंचाते थे। तो ये इमेज में उसे ही शो किया गया है। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। यहाँ पर बंजारा लोग, उनका कारवां टाडा कहलाता था। तो ये जो उनका कारवां टाडा कहलाता था बंजारा लोग के व्यापारी खानाबदोश के, तो ये आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी ये बंजारे थे। बंजारे लोगों का जो अपना कारवा था, जो उनका ग्रुप था, उन्हें टाडा कहा जाता था। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। तो यहाँ पर बादशाह जहांगीर का नाम आया अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए इन लाइनों को इम्पोर्टेंट तौर पर याद रखना, वो इसलिए कि स्टेटमेंट के तौर पर सिविल सर्विस एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर खानाबदोश और भ्रमणशील समूह, ये क्या है इस पर ध्यान देते हैं। खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे, उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपने रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है कि वो लोग क्या काम करते थे, जैसे कि दस्तकार, फेरी वाले थे, नृतक, गायक थे, ये सब लोग यात्रा करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। इसके बाद है बंजारे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बाजारों का वर्णन किया। तो यहाँ पर ये अंग्रेज व्यापारी था पीटर मुंडी, 17वीं सदी के शुरुआत में, आरंभ टाइम पे आया था, ये याद रखना है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाज से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के साथ द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहां से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां वह महंगा है। वहां से वे फिर ऐसी चीजें लाते जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टाडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या भी बता दी कि लगभग 600-700 लोग एक टाडा या एक ग्रुप में रहते थे। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। तो ये कुछ चीजें बता दी गई हैं, एग्जाम में अगर कभी पूछेगा ना तो आपको कहानी के तौर पर याद रहेगा। इसके बाद कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का भी काम करती थी। जो गाय थे, घोड़े थे, जानवरों को पाले जाते थे,
पालने के बाद कई बार उन्हें बेच भी दिया जाता था। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीन की भी जातियां थी, जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ये इमेज है, इस इमेज में मगरमच्छ, कांस्य मगरमच्छ जो कुटिया कोंड जनजाति ने बनाई थी उड़ीसा में, वहां से मिला हुआ है। इसके बाद है बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। कई जनजातियों को जो जाति विभाजित समाज था, जैसे कि अगर हम बात करें SC ST में, तो उन्हीं में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई कि ये सुनार जाति के हैं, लोहार जाति के हैं, बढ़ई जाति के हैं। इनके काम को ही जाति में बदल दिया गया। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। इसके बाद जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में, तो यहाँ पर ये नाम जो लिखा हुआ है 12वीं शताब्दी का एक अभिलेख है जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में है, और उस अभिलेख का नाम है उय्याकोंडन उदयार। इसमें ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, जो कि शाब्दिक अर्थ है रथ बनाने वाले लोग, की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना और मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। तो जो रथकार थे उनको ये काम दिए थे ब्राह्मणों ने। तो उसी का जो उल्लेख है वो उदय्याकोंडन उदयार में है। इसके बाद है 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। ये होड़, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। तो बता रहे हैं कि 11वीं और 12वीं सदी तक कुछ क्षत्रिय आए जिनमें से वो राजपूत थे, और जिनमें से जो राजपूत अपने आप को कहे थे वो होड़, चंदेल, चालुक्य इनमें से थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। तो बताया गया कि स्टार्ट टाइम पर ये पहले जनजातियों में से थे, फिर धीरे धीरे करके उन्हें इनका जो कुल रहा है वो राजपूत मान लिया गया। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। इसके बाद यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। तो यहाँ तक अभी जितनी चीजें जाने हुए हैं वो एग्जाम के हिसाब से नहीं, बल्कि आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप केवल जाने रहें। कहानियां पता होंगी तो आपको अगर कभी स्टेटमेंट के तौर पर कह भी दिया जाता तो आप सही टिक कर पाएंगे। बस उसके अलावा कुछ याद करने या नोट करने जैसी चीज यहाँ पे अभी नहीं है। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्य की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण हम नीचे देखने वाले हैं। साथ ही बगल में यहाँ पर इमेज है। इमेज में क्या है हम देखते हैं। ये गोंड महिला है जो इमेज में दिखाया गया। बगल से स्थानांतरित कृषि के बारे में बात किया गया है। स्थानांतरित कृषि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है
उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। तो स्थानांतरित कृषि जो है, झूमिंग कृषि भी जिसे बोलते हैं, उत्तर पूर्व भारत में अलग अलग नाम से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उन नाम को जरूर आप याद रखें। बाकी स्थानांतरित कृषि क्या होती है? पहले क्या करते थे कि लोग जंगल को काटते थे, जंगल को जलाते थे, राख में क्या है कि अपने अनाज बो देते थे। जब तक अनाज उगता था तब तक उगाते थे और उसके बाद जैसे ही वहां की उपज खत्म हो जाती थी तो वो लोग दूसरी जगह चले जाते थे और ऐसा ही प्रोसेस अपनाते थे और ऐसे ही कर करके वो कई अलग अलग जगहों पर चले जाते। इसीलिए इसका नाम है स्थानांतरित कृषि। इसके बाद नजदीक से एक नजर में हम गोंड जनजाति के बारे में देखते हैं। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंडवाना नाम से पड़ा हुआ है। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह जगह बदलकर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। तो गोंड जनजाति में उनके जो कुल रहा करते थे उनमें एक राजा या फिर उसका राय हुआ करता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ये आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए कि अकबरनामा में जो गोंड राज्य है, गोंड राज्य का नाम गढ़कटंगा है। गढ़कटंगा में 70,000 गांव का उल्लेख हुआ है। ये आपको स्टेटमेंट के तौर पर रखना है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। जो राज्य है वो गढ़ों में विभाजित है। ये आपको याद रखना है उस टाइम पर। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। जो ये गढ़ है वो किसी न किसी गोंड का जो कुल रहा है उसके नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित थे और ये 84 गांव के जो 84 गांव हैं उसमें विभाजित थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। तो ये 84 गांव है, इसे 84 कहा जाता था। ये याद रखना है। तो यहाँ पर इसे ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 84 का उप विभाजन बरहोत में होता था। तो हमने पूछा 84 गांव को 84 कहा जाता था और उसके बाद जो आगे आएगा वो हो गया बरहोत। तो बरहोत या बरहोतो बोलो, बरहोतो कहा गया जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। राज्य था, राज्य गढ़ों में विभाजित था। जो गढ़ थे वो 84 गांव जिसे 84 कहा जाता था उसमें विभाजित था। 84 जो है वो 12 बरहोत में विभाजित था, जो 12-12 गांव मिलाकर। पहले 84 गांव में विभाजन था, फिर 12-12 गांव में विभाजन हो गया। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इस लाइन को आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनके मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित होता गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। तो जो गोंड पहले क्या था कि गोंड अपना एक समाज था, जाति ऊंचे नीचे इसमें कुछ नहीं था। धीरे धीरे करके जो गोंड शक्तिशाली होते गए उन्होंने अपने आप को राजा तक बना लिया। अब वो लोग ब्राह्मणों को अनुदान देने लग गए तो वो शक्तिशाली राजा हो गए। और इसी के साथ ही जिनके पास राजा जैसा पद नहीं था, नॉर्मल लोग थे, तो वो लोग क्या है कि अपने गोंडों में भी निचले उसमें चले गए, तबके में चले गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर गढ़कटंगा में एक गोंड राजा अमनदास थे जिन्होंने राजपूत की उपाधि धारण करने के लिए, राजपूत बनने के लिए, मतलब कि मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि अपने आप को दी। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालाबान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। तो यहाँ पर जो राजकुमारी दुर्गावती है ये राजा सालबहान की बेटी है और जो संग्राम शाह है, संग्राम शाह ने अपने आप को उपाधि दी थी, उसके बेटा था दलपत। तो उसने महोबा के चंदेल राजपूत थे उनकी बेटी से शादी की गया ताकि वो अपने आप को राजपूत कहलवा सके। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली।
तो यहाँ से आपका ये चीजें जो है एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। तो ये वही रानी दुर्गावती है जो मध्य प्रदेश में जिनके नाम पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय बना हुआ है। तो रानी दुर्गावती जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाम है वैसे रानी दुर्गावती का नाम भी है, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये इमेज दिया हुआ है, इमेज में एक नक्काशीदार दरवाजा है जो गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में है, वहां पर बना हुआ था। इसके बाद गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने घोड़ों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्यों का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदा शाह को दे दिया। अब दुर्गावती का जो बेटा था वो वीर नारायण था। अब वीर नारायण की मृत्यु हो गई तो मुगलों ने क्या किया कि सब कुछ आधे ज्यादा चीजें तो अपने में हथिया लिया और बाकी बची हुई चीजें जो वीर नारायण के चाचा चंदा शाह थे उनको दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गौड़ राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। तो क्या प्रोसेस रहा है रानी दुर्गावती का, ये थोड़ा सा आप याद रखना शॉर्ट में एग्जाम के हिसाब से, आपके जो एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काम आएगा। असम में लाचित बरफुकन ने मुगल सेना को हराया। अभी क्या है ये देखते हैं। लाचित बरफुकन अहोम सेना के सेनापति थे, एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। 1671 में सरायघाट के युद्ध में लाचित बरफुकन ने मुगल शासकों औरंगजेब की सेना को पराजित किया। मुगल सेना में 18,000 घुड़सवार, 30,000 सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 5,000 बंदूक सैनिक और 1,000 तोप थी, जिसका नेतृत्व अंबर के शासक राम सिंह द्वारा किया गया था। लचित के सैन्य कौशल से मुगल सेना के विस्तार पर रोक लग गई। नौसेना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई यह लड़ाई इतिहास में सराय घाट के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये प्रसिद्ध है। तो सराय घाट का युद्ध क्या है ये आपको इतने वर्ड उसमें लिखने होंगे, तो ये आप अपने एग्जाम के हिसाब से टिक कर लेना। इसके बाद अब हम देखते हैं अहोम जाति के बारे में। तो अहोम जनजाति, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में से आ बसे। तो 13वीं सदी में आए हुए हैं म्यांमार से। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके उन्होंने भूया, जिसे भूस्वामी कहा गया था, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजों के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो 16वीं सदी के दौरान जो अहोम जाति के लोग थे, कोच हाजो और चूटियों, यहाँ पर सन भी दिया हुआ है, ये आप टिक कर लेना। इनके जो अपने राज्य थे उन लोगों को अपने राज्य में मिला लिया और नए राज्य खड़ा किया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। यहाँ पर ये उत्तर पूर्वी भारत का यहाँ मैप दिया हुआ है, जहाँ पर दिया हुआ है यहाँ मिरिस जाति, डफलस, चुटिया, नागा जनजाति, अहोम जनजाति, कोच जनजाति, गारो, खासी, जयंतिया और काचरी जनजाति। तो यहाँ पर उनके बारे में बताया गया जनजातियों के बारे में।
लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम मतलब कि जैसे कि इधर दक्षिण पूर्व होगा तो इधर दक्षिण पश्चिम होगा, तो दक्षिण पश्चिम से कई सारे आक्रमण इनको देखने को मिला। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। तो मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया, ये याद रखना, टिक कर लेना एग्जाम के हिसाब से। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। यहाँ पर ये इमेज देख रहे हैं, ये सुंदर सा इमेज है, कान के आभूषण है। कबोई नागा जनजाति ने इसे तैयार किया हुआ है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। किस पर था? बेगार पे। बेगार का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी से काम ले लिया जाए लेकिन उसके बदले कोई वेतन नहीं देना, कोई पैसे नहीं देना, बस फालतू में अपने हिसाब से काम करवा लेना। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अब यहाँ पर जो राज्य के लिए लोगों से जबरदस्ती काम करवाते थे वो पाइक कहलाते थे। ये आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। मतलब कि कुछ लोगों को भेजना होता था ताकि राज्य के लिए वो जबरदस्ती काम करें बिना वेतन भत्ते के, कोई उनका पेमेंट नहीं किया जाएगा। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो गया था। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को याद रखना एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वह बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्य में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। तो अहोम लोग जो थे वो क्या करते थे, जो जवान पुरुष थे, वयस्क थे, तो जब युद्ध का टाइम होता था तो युद्ध में सेवाएं देते थे और बाकी बचे टाइम में बांध बनाने, सिंचाई करने, इन सब में मदद किया करते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अहोम समाज है वो कुल में विभाजित था। कुल को उस भाषा में वहां पर खेल कहा जाता था। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र से आए थे। एक कुल या एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। तो यहाँ पर हम बगल में देख लेते हैं, कुल जिसे खेल कहा गया है, ये याद रखें। और इनके नियंत्रण में कई सारे गांव होते थे। ठीक है, गांव की संख्या अनिश्चित है, तो हम यहाँ पर अभी अनिश्चित रखते हैं। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। तो इस प्रोसेस को याद रखना है। कुल के नियंत्रण में कई सारे गांव होते थे। किसानों को एक समुदाय होता था, वो जमीन देता था कि खेती करो। वहां का जो राजा रहता था अपनी मर्जी से जमीन वापस भी नहीं ले सकता था उन किसानों से, जब तक समुदाय इस बात की परमिशन नहीं देता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवता की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह जो कि 1714 से 44 के बीच में रहा है, इसके काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया। तो अहोम जनजाति में, अहोम राज्य में सिंह सिंह के टाइम पर जो हिंदू धर्म है वहां का प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। तो वो एक बुरंजी का संबंध है किससे? तो ये एक ऐतिहासिक कृति है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से।
फिर दिया हुआ है निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान से दोनों तरह के समाज में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल और राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कई सारे जनजातियों के बारे में हमने बात किया। उनमें से बहुत सी जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपना लिया और बहुत से जनजातियों ने अपने ही धर्म को अपना रखा, अपने ही नियम कानून बनाए और हिंदू धर्म से कुछ खास प्रभावित नहीं हुए या बाकी धर्मों से। लेकिन कितना भी करें, समाज में जब एक जगह से दूसरे जगह आना जाना करते हैं तो थोड़ा बहुत तो रहन सहन, संस्कृति, धर्म का प्रभाव पड़ता ही है। इस चैप्टर में केवल इतना ही है, जो भी इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया। आप अपने बुक में या नोट में टिक करिए, थोड़ा सा बार बार रिवीजन करिए। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।